कॉन्फ्रेंस रूम काफी खुला और बड़ा था। साथ ही एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री पर चल रहा था। लेकिन अपने हाथों में उस पेपर को पकड़े बोर्ड मेंबर्स के माथे से पसीना आने लगा। तभी मिस्टर चड्ढा ने अपने जेब से रुमाल निकाला और माथे को रगड़ा। इतने में सभी बोर्ड मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि उनमें से कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल पाया। तभी नताशा ने राजीव की तरफ देखा। सबकी ये हालत देख मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए मोहिनी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। उसने नताशा की तरफ झुकते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी नताशा ने अपना दाहिना हाथ मोहिनी की तरफ करते हुए उसे हथेली दिखाई। मोहिनी नताशा के इस इशारे का मतलब समझ गई और अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन नताशा मोहिनी को चुप क्यों करवाना चाहती थी, ये सवाल राजीव के मन में घूमने लगा। साथ ही नताशा ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए कुछ कोऑर्डिनेट एक अननोन नंबर पर सेंड किए। दूसरी तरफ अधीर अपनी आराम तलब जिंदगी का भरपूर मजा ले रहा था और अब वो काम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने आईने के सामने रखी कुर्सी की तरफ देखा और उस कुर्सी पर बैठते हुए खुद को आईने में देखकर कहा, 3 साल पहले जिस अग्रवाल ग्रुप के अपकमिंग चेयरमैन का दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आज वो उनके सामने 2.0 बनकर आने वाला है। आज से मेरा 3 साल के लिए रखा गया नाम, मेरी पहचान, मेरा बोलने और उठने बैठने का तरीका सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही अधीर अपने मन की बात खुद से कह रहा था, वैसे ही उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज भी बढ़ता जा रहा था। यही अधीर का असली रूप था। कुछ देर अधीर खुद को सुकून से देखता, तभी अचानक उसके फोन में एक नोटिफिकेशन टोन बजी। अधीर ने उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखा तो ये मोहिनी कॉर्पोरेशन का सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए बोर्ड मेंबर्स के माथे पर पसीना नजर आ रहा था। ये देखकर अधीर को हंसी आई और उसने अपने फोन को सामने से हटाया और खुद से नजर मिलाते हुए कहा, ये तो शुरुआत है। दूसरी तरफ नताशा गौर से बोर्ड मेंबर को देख रही थी, जबकि किसी ने कोई बात नहीं की। तब नताशा ने कहा, आई होप आप सब लोग अपना एग्जाम पेपर देखकर समझ गए होंगे कि एग्जामिनर को आपसे क्या चाहिए। अब बताइए, ये जो सवाल इस एग्जाम पेपर में लिखे गए हैं, इसका जवाब आप लिखकर देना चाहेंगे या फिर बोलकर, या फिर अपने एक्शंस के द्वारा बताना चाहेंगे कि एग्जाम हॉल आपके लिए नहीं है और आप गलत जगह आ गए हैं। मोहिनी हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि नताशा इस तरह पहेलियों में क्यों बात कर रही है। तभी उसने देखा कि एक एक करके सब बोर्ड मेंबर्स अपनी जगह से उठे और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि मिस्टर चड्ढा ने दरवाजे से बाहर जाने से पहले एक बार राजीव की तरफ देखा, लेकिन राजीव उनसे नजर चुरा रहा था। वैसे तो राजीव को पता नहीं था कि उस पेपर में ऐसा क्या लिखा था, जिसकी वजह से सभी बोर्ड मेंबर्स बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठकर सरेंडर करते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही नताशा ने अपनी नजर राजीव की ओर की। वैसे तो नताशा का चेहरा जितना स्वीट सुंदर था, उसकी आंखों में उतना ही कॉन्फिडेंस और तेज साफ नजर आ रहा था और नताशा बातें करने से ज्यादा एक्शन लेने में बिलीव करती थी। इतना ही नहीं, नताशा का पूरा स्टाफ बिजनेस की दुनिया का एक्शन हीरो कहकर बुलाता था। वैसे तो राजीव अग्रवाल सूत, जो कि अग्रवाल ग्रुप के तहत आने वाली तमाम कंपनियों में से एक थी, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। लेकिन यहाँ आने से पहले उसने नताशा के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर की थी। तभी राजीव ने अपनी नजरें मोहिनी की तरफ घुमाई। अब नताशा समझ गई थी कि राजीव मोहिनी से कुछ कहकर खुद को बचाने की कोशिश करेगा। तभी नताशा ने कहा, मिस्टर राजीव, क्या आपको भी एग्जाम पेपर की जरूरत है? क्योंकि मैंने सब स्टूडेंट्स की क्षमता के अनुसार पेपर सेट किया है। दरअसल मुझे लगता है कि मोहिनी कॉर्पोरेशन के सभी बोर्ड मेंबर्स में आप सबसे ज्यादा होशियार हैं। आपको समय से पहले ही चीजें पता चलती हैं और आप कंपनी के लिए क्विक एक्शन लेते हैं, जो कि कभी कभी कंपनी के हित में रहते हैं और कभी कभी नहीं। इसीलिए आपकी होशियारी और अक्लमंदी को मद्देनजर रखते हुए आपका पेपर फाइनल में रखा हुआ है और अब आपके पास 2 मौके हैं। या तो आप एग्जाम हॉल से बाइज्जत चले जाइए या फिर पेपर में लिखे हुए क्वेश्चंस का वर्बल आंसर देने के लिए तैयार रहिए। नताशा की बातें एकदम साफ थी, इसीलिए राजीव अपनी कुर्सी से उठा और उसने जाने से पहले नताशा से कहा, माफ कीजिएगा, शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि आप इस हॉल में सिर्फ मोहिनी को देखना चाहती हैं, तो मैं इस बात की जरूर इज्जत करता। और हाँ, मैं किसी एग्जाम पेपर से नहीं डरता, बस मैं आपके शब्द की इज्जत रखने के लिए यहाँ। इससे पहले कि राजीव अपनी होशियारी दिखाते हुए आगे बोल पाता, नताशा ने उंगली उठाकर उसे चुप किया और कहा,
नोटबंदी के समय आपकी कंपनी ने काफी पैसा कमाया था। क्या आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? राजीव अब समझ गया था कि नताशा को उसके बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए राजीव ने मोहिनी के कंधे पर हाथ रखा और सीधा कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। राजीव को पहली बार इस तरह डरा हुआ देखकर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जब कॉन्फ्रेंस रूम खाली हुआ तब नताशा मोहिनी के ठीक सामने बैठी और उसने कहा, मुझे क्यों लगता है कि तुम अपनी कंपनी अकेले नहीं संभाल पा रही हो, इसीलिए हमेशा तुम फंस जाती हो और फिर तुम्हें लोगों से फंड लेने पड़ते हैं। अगर मैं सच कहूँ ना मोहिनी, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन हमारे होने वाले चेयरमैन तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं ताकि तुम खुद को इन लोगों से बचा सको। देखो, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है तो हमें बताओ, हम एडवांस देंगे, साथ में तुम्हें प्लान लगाने की जगह भी देंगे। तुम वहां अपनी फैक्ट्री डालो और टाइम से प्रोडक्शन डिलीवर करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर नताशा अपनी जगह से उठी। तभी मोहिनी ने कहा, आप आज यहाँ आई हैं और आपने एक ही दिन में मेरे बिजनेस संभालने की काबिलियत पर सवाल उठा दिया। क्या मैं जान सकती हूँ आपको ये हक किसने दिया? नताशा 2 कदम पीछे आई और उसने फाइल पर रखे पेपर को उठाया और उसमें से एक फोटो निकालते हुए मोहिनी की तरफ खिसका दिया और फिर अपने लैपटॉप में कुछ कोऑर्डिनेट्स डालते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मोहिनी को दिखाया। उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर मोहिनी हैरान रह गई, पर फुटेज 4 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज से लेकर आज के दिन की कटिंग मिलाकर बनाई गई थी, जिसमें साफ पता चल रहा था कि मोहिनी के नाक के नीचे राजीव उसके ऑफिस में जूही को बिठाकर उससे कैसे इंफॉर्मेशन ले रहा है और मोहिनी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतने में नताशा ने लैपटॉप का फ्लैप बंद किया और फिर शांति से कुर्सी पर एक बार और बैठते हुए मुस्कुराहट के साथ मोहिनी की आंखों में देखा और पूछा, अब मुझे बताओ, तुम इस पर क्या डिसीजन लोगी? मोहिनी तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और उसने कहा, मुझे एक जरूरी काम को अंजाम देने जाना है, मुझे जाने दो। नताशा ने कमांडिंग वे में कहा, बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम क्या बेवकूफी करने जा रही हो। तुम बाहर जाओगी और फिर जूही को सबके सामने जॉब से निकाल दोगी और इससे तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। जहाँ तक मुझे पता है राजीव भी अब तक ऑफिस के बाहर नहीं निकला होगा और उसे भी पता चल जाएगा कि तुम अब उसके बारे में सब कुछ जानती हो। क्या ऐसा करना ठीक होगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है, तुमने अपनी कंपनी को बचाने के लिए आज तक राजीव से 150 करोड़ रुपए मांगे हैं, उनका हिसाब राजीव के पास है, इसीलिए समझदारी से काम लो। मोहिनी खुद को असहाय महसूस करने लगी और उसे याद आया कि दादी ने गुजरते समय उसका हाथ पकड़कर उससे कहा था, बेटा, मैंने ये कंपनी अपने खून पसीने से खड़ी की है, इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना और अपनी हिम्मत से भी ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना। ये सोचते हुए मोहिनी की आंखें भर आईं। तभी नताशा ने कहा, कमजोर मत पड़ो, जो हो गया है उसको यूटिलाइज करो। मोहिनी कहती है, मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ? तभी नताशा ने कहा, अब तुम समझ गई मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा फोकस उन जगहों पर है जहाँ एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जूही को एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करो। आज तक वो राजीव तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही थी, अब उस तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाओ जो तुम राजीव को बताना चाहती हो। साथ ही राजीव के साथ अच्छे से पेश आओ, तब तक जब तक कि उसकी कंपनी तुम्हारे नाम न हो जाए। अपने दुश्मनों को खत्म करने का यही एक तरीका है। दूसरी बात, मोहिनी कॉर्पोरेशन के सारे शेयर अपने हाथ में ले लो। तुम ये कैसे करोगी? अभी तो तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। इतना कहते हुए फाइल की दूसरी तरफ रखा हुआ इनविटेशन कार्ड निकालकर नताशा ने मोहिनी की तरफ खिसकाया और कहा, और हाँ, आखिरी बात जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, हमारे होने वाले चेयरमैन चाहते हैं कि तुम इस पार्टी में आओ, इसीलिए भूलना मत। इतना कहकर नताशा उठी और दरवाजे की तरफ चली गई। तभी नताशा को कुछ याद आया और उसने एक और बार मोहिनी की तरफ पलटते हुए कहा, आज से कंपनी की डील और कंपनी के टेंडर को लेकर हमारी सारी बातें 1 to 1 होंगी, फोन पर। गुड लक। इतना कहकर नताशा ऑफिस से बाहर चली गई। वर्किंग एरिया के पास पहुंचते ही नताशा की नजर जूही पर पड़ी। वो एक पल के लिए रुकी और फिर तेज चाल में ऑफिस से बाहर निकल गई। जूही को नताशा का रुकना थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात वो राजीव से शेयर करके खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। दूसरी तरफ मोहिनी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही वॉशरूम में गई और उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाहर आई। उसने देखा कि केबिन में राजीव बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तब मोहिनी रुकी और उसने लंबी सांस लेकर खुद से कहा, तुम ये कर सकती हो। फिर उसने आंखें खोली और वो मुस्कुराहट के साथ केबिन के अंदर आई।
और उसने सुकून के साथ लंबी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी पर बैठकर कहा, वाह व्हाट अ मीटिंग। राजीव उसे देखकर हैरान था। तभी राजीव ने कहा, बोर्ड मेंबर के तो पसीने छूट गए और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो, आखिर ऐसा क्या हुआ मीटिंग में? मोहिनी कहती है, कुछ नहीं, बस जनरल बातें, और बाकी के डिटेल्स वो मेल पे भेज देगी। दरअसल वो यहाँ मुझे समझने और जानने के लिए आई थी। बाकी उससे डेटा और कंपनी की कैपेसिटी को लेकर कोई भी बात नहीं करनी थी। मैंने आज से पहले इतनी रिलैक्स मीटिंग कभी अटेंड नहीं की। राजीव मोहिनी पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये शक पैदा हो रहा था कि जरूर मोहिनी उससे कुछ छुपा रही है। तभी मोहिनी कहती है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना ऑर्डर कर रही हूँ, क्या तुम खाओगे कुछ? खाने से याद आया, राजीव को अब तक अधीर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी राजीव ने मोहिनी से कहा, क्या बात है, आज तुम्हारा टिफिन वाला नहीं आया? इनफैक्ट कल भी शायद नहीं आया था ना? मोहिनी कहती है, अभी भूख लगी है और तुम मेरे टिफिन वाले को याद कर रहे हो। ये वक्त उसके बारे में बातें करने का नहीं है, बल्कि खाना ऑर्डर करने का है। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या खाना मंगवाना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ना कि इस बात पर कि कौन कहाँ और कब आएगा और कब जाएगा। मोहिनी आगे क्या डिसीजन लेगी? क्या राजीव मोहिनी का प्लान समझ पाएगा? बोर्ड मेंबर्स ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसकी वजह से उनके माथे से पसीने निकलने लगे? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। राजीव के लिए मोहिनी को समझना मुश्किल हो रहा था। तभी उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, दरअसल मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ आंकड़ों को लेकर बात करनी थी। जैसे ही राजीव ने ये बात कही, मोहिनी ने अपने ड्रॉर से एक पेपर निकाला और राजीव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं जानती हूँ राजीव, तुम यही बात करना चाहते हो ना कि मैंने आज तक अपनी कंपनी को बचाने के लिए तुमसे कितने पैसे लिए हैं। ये रहा उसका हिसाब और ये रहा ब्याज। मैं इसके साथ इस महीने से तुम्हारे पैसे देना शुरू कर दूंगी। आज से पहले राजीव के सामने मोहिनी इतनी कॉन्फिडेंट कभी नहीं थी, इसीलिए राजीव को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी उसने कहा, ठीक है, मैं अगली मीटिंग में तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर राजीव केबिन से बाहर चला गया। फिर वर्क स्पेस से निकलते हुए राजीव ने एक नजर जूही की तरफ देखा। मोहिनी अपने केबिन से ये सब नोटिस कर रही थी। राजीव जैसे ही ऑफिस से बाहर आया, उसे समझ आ गया था कि वो मोहिनी और नताशा के बीच में हुई बातों के बारे में पता कैसे लगाए। तभी उसने जूही को फोन किया, जो कि उस वक्त नई प्रेजेंटेशन पर काम कर रही थी। जैसे ही उसने अपने फोन की स्क्रीन पर राजीव का नंबर देखा, तो वो फोन उठाने से पहले यहाँ वहाँ देखने लगी। फिर उसने फोन उठाकर अपने कान में लगाया और धीमी आवाज में कहा, हेलो। राजीव पहले से ही हड़बड़ी में नजर आ रहा था, इसीलिए उसने एक झटके से जूही को कहा, इस महीने से मैं तुम्हें 3 गुनी सैलरी दूंगा, लेकिन अब तुम्हें ऑफिस में हो रही हर एक चीज की फुटेज मुझे भेजनी पड़ेगी। जूही कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं फुटेज कैसे भेज सकती हूँ? मैं कोई सिक्योरिटी रूम में काम नहीं करती हूँ और ना ही आईटी की स्टूडेंट हूँ जो हैक करके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज तुम तक पहुंचा सकूं। राजीव कहता है, स्पेशल मीटिंग्स में तुम अपने फोन का कैमरा तो ऑन रख सकती हो ना। जूही ने कुछ सोचा और फिर चारों तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ करो, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ मोहिनी जूही की इस हरकत को देखकर उसकी आवाज को सुनकर हंसने लगी। और यहाँ राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी उसने अपनी जेब से एक ज्वेलर्स का कार्ड निकाला और नंबर पर कॉल लगाते हुए कहा, एक 25 लाख का हीरो का सेट तैयार रखना, मैं कुछ ही देर में आकर कलेक्ट करूंगा। हार सुंदर दिखना चाहिए, मुझे एक 55 साल की बुढ़िया को गिफ्ट करना है। इतना कहकर राजीव गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ दिन का समय और लंच का टाइम चल रहा था। प्रमोद जी ने खाना बना दिया था और डाइनिंग टेबल पर खाना रखते ही उन्होंने प्रमिला का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला था, लेकिन प्रमिला उस वक्त घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी प्रमोद जी ने कहा, उठो प्रमिला, खाना तैयार हो गया है। प्रमिला ने उठते ही प्रमोद जी को बुरा भला सुनाया और हॉल की तरफ आने से पहले उपमन्यु के कमरे में गई। उपमन्यु के कमरे का दरवाजा उस वक्त खुला था। तभी प्रमिला ने उपमन्यु से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ मेरे घर में कुछ दिनों से क्या चल रहा है? तुम कमरे से बाहर नहीं आ रहे हो। मोहिनी कब घर आती है कब जाती है कुछ पता नहीं चल रहा, और वो नालायक डाइवोर्स प्रोसीजर पूरा किए बिना ही गायब हो गया। क्या तुम्हें उसका कोई अता पता है? उपमन्यु ने प्रमिला के सामने ना में सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ अधीर तैयार होकर होटल रूम से बाहर निकला।
उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और ब्लू कलर का कोट पैंट। दरवाजे से बाहर निकलते ही गैलरी में चलते हुए वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो वेटर उसकी पर्सनालिटी को देखकर जहाँ थे वहीं के वहीं रुक गए। इन 3 सालों में अधीर को इस तरह तैयार किसी ने नहीं देखा था। जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो वो लिफ्ट से बाहर निकला। रिसेप्शन पे खड़ी लड़कियों के कानों में वायलिन बजने लगे थे। अधीर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो। हालांकि अब भी उसकी असलियत किसी को पता नहीं थी, लेकिन इसकी आकर्षक पर्सनालिटी सबकी आंखों में सवाल पैदा कर रही थी। जैसे ही वो मेन डोर के पास पहुंचा, गेट कीपर ने सल्यूट करते हुए दरवाजा खोला। वैसे तो गेट कीपर को देखकर लग रहा था कि वो भी उसे पहली बार ही देख रहा था। धीरे धीरे सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर बाहर की तरफ देखने लगे। तभी एक रोल्स रॉयस तेजी से अधीर की तरफ आई और ड्राइवर ने उतरकर दौड़ते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही अधीर अंदर बैठा, उसने ड्राइवर से कहा, सीधा ऑफिस ले चलो। जब रोल्स रॉयस गेट के बाहर निकली, सारी अफरा तफरी खत्म हो गई। सब लोग अपने सामान्य व्यवहार में आ गए। तभी रिसेप्शनिस्ट ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, यह आदमी क्या आसमान से टपका था? मैंने तो इसकी बुकिंग नहीं ली थी। वैसे कौन था ये? जब उसने चारों तरफ देखा तो सबका यही हाल था। यहाँ मोहिनी के घर पर सभी चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी प्रमिला ने कहा, अब मुझे कोई जवाब नहीं देने वाला है, मैं खुद ही उस निकम्मे को फोन लगाती हूँ। प्रमिला ने अधीर को फोन लगाया। तब तक अधीर की कार हौस खास से गुजर रही थी। अपने फोन की स्क्रीन पर प्रमिला का नंबर देखकर अधीर ने फोन उठाया और कहा, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अधीर की बातों में अकड़ देखकर प्रमिला कहती है, इस घर से जाते ही तेरे तो तेवर बदल गए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तू मुझे इतनी अकड़ दिखा रहा है? अधीर कहता है, अगर बीते वक्त को भूलकर आप तमीज से पेश आएंगी तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। प्रमिला कहती है, वाह बेटा, आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है जिसकी वजह से तेरा जवाब बदल गया है? खैर, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना कहने के लिए फोन कर रही थी कि मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, इसीलिए आज शाम 6 बजे घर आ जा। इस बार सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद न मुझे तुझसे कोई मतलब है और ना ही तुझे मुझसे कोई मतलब होना चाहिए। अधीर ने कहा, मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन समय मिलते ही आ जाऊंगा। आखिरकार आपने 3 सालों तक मुझे खाना जो खिलाया है, नमक का कर्ज तो मैं अदा करके ही रहूंगा। इतना कहकर अधीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक तरफ अब प्रमिला शाम होने का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ ऑफिस में लंच का समय एक एक करके ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज बाहर जाने लगे। तभी मोहिनी उठकर खड़ी हुई और वर्क स्पेस में आकर सभी एम्प्लॉइज के द्वारा किए गए कामों को देखा। तभी उसने अपने केबिन में वापस जाने से पहले अपनी असिस्टेंट से कहा, कम टू माई केबिन। असिस्टेंट ने हामी भरी और वो अपना सामान ठीक करने के बाद मोहिनी के केबिन में गई। मोहिनी ने बड़े अदब के साथ उससे कहा, सामने बैठो। वैसे तो मोहिनी हमेशा ही जल्दबाजी में रहती थी। आज पहली बार उसने अपनी असिस्टेंट को आदर के साथ बैठने के लिए कहा था, लेकिन असिस्टेंट के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मोहिनी उसे फायर तो नहीं करने वाली। इसीलिए असिस्टेंट कहती है, मैडम, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, प्लीज बताइए आपके मन में क्या है। अगर आप मुझे इस जॉब से निकालना भी चाहती हैं तो भी बता दीजिए, वरना कोई भी खबर सुनने से पहले मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मोहिनी हंसने लगी और अपना पानी का ग्लास आगे बढ़ाकर उसने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी? क्या मैं इतनी खराब बॉस हूँ? आज सुबह तुम कह रही थी ना कि तुम 7 साल से मेरे साथ काम कर रही हो, तो क्या इन 7 सालों में तुम मुझे इतना नहीं समझ पाई? फिलहाल मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम पर और भरोसा कर सकूं। असिस्टेंट को पता था कि ऑफिस में काम बढ़ने वाला है और इस नाते न्यू रिक्रूटमेंट भी होगा और पुराने एम्प्लॉयज की भी पोस्ट बढ़ाई जाएगी। ये सब समझते हुए खुशी के साथ असिस्टेंट ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बताइए मुझे क्या करना है। मोहिनी अपनी कुर्सी से उठी और उसने असिस्टेंट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल मेल आईडी सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक्सेस करती हो और इतने सालों में मैंने कभी तुम पर कोई शक नहीं किया है। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मेरा कोई मेल आए तो बिना तुम मुझसे पूछे उसे ऑफिस के किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। हो सकता है ऑफिस में लोग तुम्हारे दोस्त बन रहे हों, लेकिन वो कंपनी के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। मैं तुम्हारे सामने किसी का नाम नहीं लूंगी, बस तुम्हें चौकन्ना करना चाहती हूँ ताकि कोई और तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा न उठाए। अब तुम जा सकती हो। मोहिनी को किस पर शक था ये बात तो असिस्टेंट पता नहीं लगा पाई, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि मोहिनी को उसके बारे में पता चल गया है, जिसने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक की थी। जैसे ही असिस्टेंट केबिन के बाहर आई,
तब जूही उसका ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही थी। जूही के लिए अब ऑफिस की इंफॉर्मेशन निकालना एक चुनौती बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करते हुए असिस्टेंट से कहा, क्या हुआ, लंच के लिए जाते जाते अचानक बॉस ने तुम्हें केबिन में क्यों बुलाया? जब जूही ने ये बात पूछी तब असिस्टेंट के मन में शक उठने लगा और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट रखते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस दिन के काम की रिपोर्ट पूछ रही थी। इतना कहकर असिस्टेंट वहां से सीधी चली गई और जूही उसे देखती रह गई। यहाँ अधीर की कार ऑफिस के एंट्रेंस पर रुकी। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और अधीर ने उतरते हुए 5 माले की आलीशान बिल्डिंग को सर उठाकर देखा। उस बिल्डिंग के कांच अभी भी चमक रहे थे और एंट्रेंस पर खड़ा गार्ड गौर से अधीर को ही देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अधीर को 3 साल के बाद पहचानना किसी के लिए आसान नहीं था, वो भी तब जब कंपनी में लगभग सभी एम्प्लॉइज बदल गए हों, लेकिन किसी ने उसे अंदर जाने से रोका नहीं। अधीर ने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट ओपन होते ही उसने अपना पुराना कार्ड लगाते हुए सीधा 5वीं मंजिल पर चला गया। उस वक्त नताशा अपने केबिन में बैठी मोहिनी कॉर्पोरेशन की सारी फाइल्स चेक कर रही थी। तभी अधीर ने दरवाजा खटखटाया। नताशा ने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो अधीर को वहां देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने बाहें फैलाते हुए अधीर का ऑफिस में स्वागत किया। अधीर ने नताशा को गले लगाया और फिर उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बाहर दरवाजे पर बैठा असिस्टेंट नजर झुकाकर अधीर को देख रहा था। उसने आज तक नताशा के चेहरे पर इतनी चमकती मुस्कुराहट कभी नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है जिसके आने पर नताशा इतनी खुश है। तभी अधीर कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस ऑफिस को इस तरह से रेनोवेट कर दोगी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एम्प्लॉइज तक तुमने सबको बदल दिया है। नताशा कहती है, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मुझे चापलूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे चापलूसी नहीं सिखाई, भले ही वो मेरे बड़े होने से पहले ही चले गए थे। अधीर कहता है, तुम ऐसे हमेशा भड़कती क्यों रहती हो, जरा शांत रहा करो। इतने में नताशा ने कहा, ये सब छोड़ो, अब जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। अधीर कहता है, मुझे भी लग रहा है कि अब आराम बहुत हो गया, इसीलिए मुझे सबसे पहले कुछ काम खत्म करना है। इन 3 सालों में प्रमिला ने मुझे जितना खिलाया पिलाया है उसका एक एवरेज कॉस्ट निकालो और उस कीमत का गिफ्ट तैयार करो और साथ ही मोहिनी कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स खरीदकर मोहिनी के नाम कर दो। जैसे ही ये 2 काम हो जाए, मैं डाइवोर्स के लिए कोर्ट जाऊंगा और उसके बाद ही दुनिया असली अधीर अग्रवाल को पहचानेगी। नताशा कहती है, दादाजी ने तुम्हें ये नाम सिर्फ 3 साल के लिए दिया था, क्या तुम पूरी जिंदगी इसी नाम के साथ गुजारने वाले हो? अधीर कहता है, इस नाम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। आज जब मैं आईने में खुद को देख रहा था तो मैं सोच रहा था, मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं इस दुनिया में 28 साल पहले आया था, लेकिन ये 3 साल मेरी जिंदगी में बहुत अहम थे। इतना कहकर अधीर कांच के विंडो से बाहर दौड़ती भागती कारों को देख रहा था। अधीर का असली नाम क्या था? दादाजी ने अधीर का नाम क्यों बदला? क्या प्रमिला जान पाएगी कि उसके दामाद करोड़पति है? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। प्रमिला अपने पैरों में नील पेंट लगाते हुए घड़ी की तरफ देख रही थी। 6 बजने में अब 5 मिनट बचे थे। उसने ठान रखा था कि आज जो होना हो जाए। वो अधीर को अपनी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर ही दम लेगी। जैसे ही सुई के कांटे ने अपना अंतिम चक्कर पूरा किया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रमोद जी उस वक्त शाम की चाय बनाने में व्यस्त थे। उन्होंने किचन से बाहर कदम रखा। तभी प्रमिला ने कहा, मैं देखती हूँ कौन है। प्रमिला ने आज पहली बार प्रमोद जी को कोई काम करने से रोका था। जब प्रमिला दरवाजे पर गई तो उसने मन बना लिया था कि वो दरवाजा खोलते ही अधीर पर बरस पड़ेगी। उसने सड़ा सा चेहरा बनाया और फिर दरवाजा खोला। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अधीर को बुरा भला कहने लगी, तभी उसने सामने देखा और उसने अपने दांतों तले जुबान दबा ली और सोचने लगी कि अगर वो सामने खड़े इंसान को अधीर समझकर चिल्लाना शुरू कर देती तो क्या होता। उसके मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, अरे आप।
उस वक्त दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि राजीव अपने हाथ में एक बॉक्स लिए खड़ा हुआ था। और प्रमिला की नजर से देखें तो उसका तो आज दिन बन गया था। वो इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि कब राजीव उनकी बेटी का हाथ मांगने आए। तभी प्रमिला कुछ सोचते हुए बोली, आइए आइए, मैं भी ना। राजीव अंदर आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट बॉक्स प्रमिला को देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्रमिला ने गिफ्ट बॉक्स को बहुत गौर से देखा और फिर अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि अंदर क्या हो सकता है। तभी राजीव ने कहा, आप चाहें तो अभी के अभी इस बॉक्स को खोलकर देख सकती हैं। प्रमिला ने ये सुनते ही शर्मिंदगी महसूस की और कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी तो आप बताइए चाय लेंगे या फिर कॉफी। राजीव कहता है, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है आंटी, आप तो मेरे लिए माँ जैसी हैं और ये घर मेरे लिए अपने घर जैसा ही तो है, मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछने आ गया। तभी प्रमिला ने कहा, वैसे भी चाय का वक्त हो रहा है तो कुछ तो लीजिए। राजीव कहता है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं चाय ले लूंगा। इतने में प्रमिला ने आवाज लगाते हुए कहा, अजी सुनते हो, घर में मेहमान आए हैं, आप एक और कप चाय बनाइए और आकर हमारे साथ चाय पीजिए। इतना कहते हुए प्रमिला हंसने लगी, पर उसकी हंसी बड़ी अजीब लग रही थी। तभी उसने कहा, मेरे हस्बैंड काफी अच्छी चाय बनाते हैं, इसलिए शाम की चाय का जिम्मा उनके हाथों में है। राजीव ने भी प्रमिला की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराकर ही दिया और कहा, चलो अच्छी बात है। वैसे आंटी मेरी बात को गौर से सुनिए, मुझे लगता है कि आपको गिफ्ट बॉक्स खोल लेना चाहिए। अगर आपको मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया तो कम से कम मैं उसे एक्सचेंज करवा पाऊंगा। हालांकि प्रमिला के मन में ये गुड़गुड़ाहट तो चल रही थी कि आखिर इतने सुंदर दिखने वाले बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, इसीलिए उसने तुरंत बॉक्स को हाथों में लिया और बड़े प्यार से उसकी पैकिंग खोलने लगी। जब पैकिंग खुल गई तो उसने बॉक्स के अंदर रखे हुए ज्वेलरी बॉक्स को निकाला और उसे खोलते ही वो हैरान हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकला, क्या ये असली है? वैसे तो ये सवाल बिना सोचे समझे उसने कर डाला था, इसीलिए वो डरे हुए चेहरे के साथ राजीव को देखने लगी। राजीव हंसा और उसने प्रमिला से कहा, आपको क्या लगता है मैं आपको नकली हार देकर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करूंगा? ये डायमंड नेकलेस की कलर के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी रखता है। प्रमिला कहती है, इसका मतलब ये काफी महंगा होगा ना? राजीव ने कहा, आप महंगे और सस्ते की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको माँ मानता हूँ और मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप भी यही चाहती होंगी। प्रमिला ने जैसे ही राजीव के मुंह से शादी की बात सुनी, वो एक ही चीज सोचने लगी, अधीर अब तक कहाँ रह गया? अगर वो आ जाता तो उसे तुरंत डिवोर्स के लिए राजी करती और जितना जल्दी हो पाता राजीव को अपना दामाद बना लेती। दूसरी तरफ जब राजीव को प्रमिला की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं प्रमिला के मन में अपनी बेटी की शादी को लेकर कोई और ख्याल तो नहीं है, या फिर वो मोहिनी को पूरी जिंदगी भर अधीर के साथ ही रहने देना चाहती है। इतना सोचते हुए राजीव ने अपनी आंखें छोटी की और गौर से प्रमिला की आंखों में देखा। तभी प्रमिला ने असहाय स्वर में कहा, बुरा मत मानिए, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी आपके जैसा ही दामाद चाहती हूँ। मैं जितनी बार भी अपनी बेटी के मुंह से आपकी तारीफ सुनती हूँ उतनी बार मेरे कलेजे को ठंडक पहुँचती है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि मेरी बेटी की जिंदगी में शनि का प्रकोप छाया हुआ है। ऐसे में मैं आपको शादी के लिए कैसे कह दूं? प्रमिला को लगता था कि राजीव को मोहिनी और अधीर के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन राजीव ने उसका भ्रम तोड़ते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखिए आंटी, आपको ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अधीर और मोहिनी के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जल्द से जल्द उस लड़के को मोहिनी की जिंदगी से निकालिए और मैं मोहिनी से शादी कर लूंगा। उसके बाद ऐसे हीरो के हार तो आपको हर महीने मिला करेंगे। राजीव की ये बात सुनकर एक नजर फिर से प्रमिला ने उस हार की तरफ देखा और उसे उठाते हुए अपने गले में लगा लिया। प्रमिला उस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी। इसके साथ ही राजीव ने भी उसकी तारीफ करते हुए कह दिया, आप पर तो ये एकदम परफेक्ट जच रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप ही के लिए बना है। तभी प्रमिला ने उस हार को बॉक्स में रख दिया और राजीव से कहा, मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी मैं आपकी बेटी से बात कर लूंगा। राजीव ने हाथ जोड़ा और कहा, मैं आपसे यही सुनना चाहता था, अब मुझे इजाजत दीजिए। तभी प्रमिला कहती है, इतनी जल्दी क्या है, चाय बन रही है, आप बस 2 मिनट रुकिए। तभी प्रमोद जी 3 कप चाय ट्रे में लेकर किचन से बाहर आए। उन्होंने चाय नाश्ता राजीव के सामने रखा। हालांकि राजीव के लिए प्रमोद जी को इस तरह काम करते हुए देखना बिल्कुल ही अलग था, पर उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ प्रमोद जी भी चाय पीते हुए राजीव को जांच परख रहे थे। अपनी बीवी पर तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था
और ना ही उनका कोई बस चलता था। वो अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का चाहते थे, इसीलिए उनके दिलो दिमाग में अधीर ही बसा हुआ था। दूसरी तरफ नताशा ने एक जूलर्स को अपने पास बुलाया, जो कि अधीर को कुछ नेकलेस दिखाने लगा। अधीर भी ये नेकलेस प्रमिला को देने के लिए देख रहा था। वो खाली हाथ प्रमिला से मिलने नहीं जाना चाहता था। तभी हार दिखाने के बाद जूलर्स ने एक बॉक्स निकाला और उसे खोलते हुए अधीर के सामने रख दिया। साथ ही कहने लगा कि सर, इस पर्ल का हार गौर से देखिए, ये बहुत ही रेयर है। मैं तो कहूँगा कि शायद इसके 100 पीस भी पूरी दुनिया में नहीं होंगे, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा है। अगर आप इसे किसी को गिफ्ट करते हैं तो इसकी रियल वैल्यू के साथ साथ हाई फाई सोसाइटीज में ये पर्ल अलग पहचान देता है। हालांकि अधीर ने काफी साल पहले एक रेयर पर्ल के बारे में सुना था, लेकिन इस बात का पता लगाना अधीर के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी उसने जूलर से कहा, मैं ये पर्ल तो खरीद लूंगा, लेकिन मैं इस बात का भरोसा कैसे करूं कि दुनिया में जो चीज इतनी रेयर है वो आपके पास आसानी से मिल पा रही है। तभी जूलर ने अपने जेब से एक फोटो निकालते हुए अधीर के सामने रखा। वो फोटो काफी पुराना था और उसमें एक सुंदर सी लड़की ने इस पर्ल के हार को पहना हुआ था। ये दिखाते हुए जूलर ने कहा, ये हमारा पुश्तैनी पर्ल का हार है। हालांकि ये कई सालों से हमारे पास है, पर अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ, और अगर आपके पास समय हो तो मैं इस पर्ल के बारे में भी और बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये पर्ल मेरी दादी के गले में हमेशा के लिए रहता था। उन्होंने मुझे बताया था कि दादाजी ने बड़ी मुश्किल से इसे हासिल करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी ये दुनिया में बहुत रेयर कैटेगरी का पर्ल था और इस बात का प्रतीक था कि जिसके पास ये है वो अपने आप में रईस है। अधीर पूछता है, अगर इसमें इतनी खूबियां हैं तो आप अपने पास क्यों नहीं रख रहे हैं? वैसे भी ये आपका खानदानी पर्ल है। जूलर्स ने कहा, कोई भी इंसान अपनी खानदानी चीजों को खुद से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको क्या बताऊं, सरकार ने इस वक्त हमारा कितना बुरा हाल कर दिया है। अगर मैंने ये हार नहीं बेचा तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा और इसकी कीमत आप जैसा ही कोई इंसान दे सकता है। अधीर की पूछताछ देखकर नताशा आगे आई और उसने कहा, तुम इन पर भरोसा कर सकते हो अधीर। हमारे परिवार में सालों से यही गहने देते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोलेंगे। उसके बाद भी अगर तुम चाहो तो हम इस हार को टेस्टिंग के लिए लैब भी भेज सकते हैं। अधीर ने हामी भरी और नताशा से कहा, अगर तुम इस बात पर भरोसा कर सकती हो तो मुझे इसे खरीदने में कोई एतराज नहीं है। इतना कहकर अधीर केबिन से बाहर चला गया। दूसरी तरफ राजीव ने भी प्रमिला से इजाजत ली और अब तक रात के 7:30 बज रहे थे। आधा घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। तभी मोहिनी घर पहुंची और उसने देखा कि उसकी माँ हॉल में बैठी एक ज्वेलरी बॉक्स को गौर से देख रही थी। मोहिनी ने अपना बैग सोफे पर रखा और अपनी माँ को कुछ देर देखने के बाद कहा, लगता है किसी ने कीमती गिफ्ट दिया है, इसीलिए तुम इतने गौर से इसे देख रही हो। वैसे क्या है गिफ्ट बॉक्स में? मोहिनी की बात सुनते ही प्रमिला ने उस बॉक्स को मोहिनी की तरफ घुमा दिया और उस वक्त उपमन्यु भी वहीं मौजूद था, इसीलिए उपमन्यु ने आगे बढ़कर बॉक्स को खोल दिया। अचानक मोहिनी की नजर हार पर पड़ी। हार को देखते ही मोहिनी के होश उड़ गए और उसने कहा, ये तो डायमंड नेकलेस मालूम पड़ता है। क्या ये किसी ने गिफ्ट दिया या फिर तुमने खरीदा है माँ? प्रमिला कहती है, राजीव तुम्हारा हाथ मांगने आया था और मैंने उसे हाँ कर दी है, वही ये गिफ्ट लेकर आया था। ये सुनते ही मोहिनी भड़क गई और उसने कहा, आपको समझ नहीं आता माँ, अब तक मैं अधीर की वाइफ हूँ, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। प्रमिला कहती है, डिवोर्स नहीं हुआ है तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस निकम्मे को मैंने आज मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो आज भी नहीं आया, पर मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। मोहिनी ने कहा, समझ नहीं आता अधीर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप उससे इतनी नाराज हैं। वो तो आप सबका काम किया करता था। इतना ही नहीं, जाते जाते उसने मेरी भी सारी मुसीबतों को खत्म कर दिया। मोहिनी की इन बातों को सुनते हुए उपमन्यु के पेट में दर्द हो रहा था। उसके लिए अधीर की कही हुई बात को पचाना मुश्किल था। तभी उपमन्यु कहता है, दरअसल तुम सब लोग एक झूठ में जी रहे हो और पता नहीं मैं कितने दिन तक ये सब सच अपने पेट में दबा कर रखूंगा। मोहिनी पूछती है, कौन सा सच? उपमन्यु ने कहा, मैंने अधीर को फोन किया था और 100 करोड़ वाली बात पूछी। तब उसने मुझे बताया कि वो 100 करोड़ राजीव ने उसे दिए हैं और डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहा था। राजीव के कहने पर ही उसने वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेजे। मोहिनी ये सुनते ही सोफे पर बैठ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे सच हो सकता है। तभी उसने उपमन्यु से कहा, कुछ चीजों को मजाक में ना ही लो तो अच्छा है। उपमन्यु कहता है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। हालांकि अधीर ने मुझे ये बात तुम सबसे छुपाने के लिए कही थी, लेकिन मैं उसका झूठ क्यों छुपाऊं? क्या मोहिनी अधीर को डिवोर्स दे देगी? क्या मोहिनी राजीव के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में,
जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी अपनी गर्दन को रगड़ते हुए सोचने लगी कि पहले से ही उसे राजीव के 150 करोड़ देने हैं और ऊपर से ये 100 करोड़ और इतने पैसे वो लाएगी कहां से। इतनी तो उसकी कंपनी की वर्थ नहीं थी। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की। तभी प्रमिला ने कहा, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अच्छा है ना, सच्चाई का पता चल गया। अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि अधीर ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं तो मैं तो भरोसा ही नहीं कर पाती। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मोहिनी दांत पीसते हुए कहती है, आपको पता नहीं है, राजीव आज ही मुझे कंपनी का हिसाब करने की बात कर रहा था। अगर ऐसा हुआ तो मेरी कंपनी नीलाम हो जाएगी। प्रमिला कहती है, पागल मत बनो, सीधी सीधी सी बात है, अगर तुम राजीव से शादी कर लेती हो तो तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार एक ही बात सुनने के बाद मोहिनी का माथा दर्द से फटने लगा और वो अपना बैग उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ प्रमिला उपमन्यु को गुस्से से देख रही थी। पूरी शाम और रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन जब सुबह प्रमिला योगा कर रही थी तो आज मोहिनी सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्रमिला ने प्रमोद जी की तरफ इशारा किया। जैसे ही प्रमोद जी ने दरवाजा खोला तो अधीर को देखकर हैरान हुआ और खुश भी। अधीर ने आगे बढ़ते हुए प्रमोद जी को गले लगाया। इससे पहले कि उन दोनों में कोई बातचीत हो पाती, प्रमिला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है दरवाजे पर? क्या मैं जान सकती हूँ? इतना पूछकर वो अपना अनुलोम विलोम करने लगी। प्रमोद अंदर आया और साथ में अधीर को भी ले आया। वो तभी प्रमोद ने कहा, बेटा चाय पियोगे? अधीर ने कहा, आपके हाथ की चाय के लिए भला मना कौन कर सकता है। इतने में प्रमिला ने अपना योगा रोकते हुए कहा, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। सबको पता है कि तुम कितने भुक्कड़ हो। इसके सामने कुछ भी रख दो, ये खाने पीने की बातों में ही लगा रहेगा। इसीलिए खाना बाद में रखो, पहले मुझे तुमसे काम की बातें करनी है। इतना कहकर प्रमिला जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी अधीर ने अपने संस्कारों का परिचय देते हुए कहा, मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। अगर आप अपना योगा कंप्लीट करने के बाद मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अधीर के शब्दों को सुनकर प्रमिला को याद आया कि कल अधीर ने उसके साथ कैसे बात की थी और अभी वो भी कितना फॉर्मली बात कर रहा था। ये सोचते हुए प्रमिला ने अपने सर पर हाथ लगाया और खुद को शांत करते हुए कहा, देखो, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा बोलने की जरूरत है। बस मेरी बात सुनो और मेरी बेटी को डिवोर्स दे दो। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसके बदले में तुम्हें पैसा मिलने वाला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे गवर्नमेंट कोई भी नया रूल क्यों ना निकाल दे, यहाँ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। वैसे भी मेरी बेटी ने अभी तक तुम्हारा खर्चा उठाया है। क्यों, वो कम था क्या? मुझे तो लगता है कि तुम्हें वो सब समय आते ही उसे रिटर्न करना चाहिए। खैर छोड़ो, तुम्हारे अंदर इतनी खुददारी कहाँ से आएगी कि तुम खाया हुआ लौटा सको? प्रमिला बड़बड़ाती जा रही थी। उसने एक बार भी अधीर को बात करने का मौका नहीं दिया और यहाँ अधीर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और अपना टर्न आने का इंतजार कर रहा था। एक टाइम के बाद अधीर को महसूस होने लगा कि प्रमिला उसे कोई मौका नहीं देने वाली है। इसीलिए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ प्लेन बॉक्स टेबल पर रख दिया। जब प्रमिला की नजर उस बॉक्स पर पड़ी तो उसने अपनी जुबान को रोकते हुए कहा, ये सफेद डब्बे में क्या लेकर आए हो? अधीर कहता है, खुद ही खोल कर देख लो, शायद आपको पसंद आए। जैसे ही प्रमिला ने वो बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक पर्ल का नेकलेस रखा हुआ था। उसे देखते ही प्रमिला ने कहा, ये क्या है? ऐसा तो सरोजनी की हर दुकान में बिकता है। हे भगवान, तुम्हें क्यों लगा कि मुझे ये पसंद आने वाला है? ये लो और अपना बॉक्स वापस ले जाओ। जैसे ही प्रमिला ने ऐसी बात कही तभी अधीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ये मैं आपके लिए नहीं बल्कि आपकी बेटी के लिए लाया था। अगर उसे पसंद ना आए तो वो मुझे खुद वापस कर देगी। बस आप मेरा तोहफा उस तक पहुंचा देना। अपनी बात खत्म करते ही अधीर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तब प्रमिला ने कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अधीर ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया। आप परेशान न हो, मैं कल कोर्ट में आ जाऊंगा, फिर आपकी बेटी और मैं दोनों आजाद हैं। अपनी बात खत्म करके अधीर दरवाजे से निकल गया। तभी हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लिए प्रमोद बाहर आया। प्रमोद ने बड़े अरमानों से अधीर के लिए चाय बनाई थी, पर उसके ऐसे चले जाने की वजह से प्रमोद का दिल टूट गया था। यहाँ ऑफिस में मोहिनी अब भी एम्प्लॉइज के द्वारा तैयार किए हुए प्रेजेंटेशंस चेक कर रही थी। तभी एक मेल पॉपअप हुआ जिसने मोहिनी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मोहिनी ने जब ये मेल पढ़ा तो वह हैरान हो गई। उस मेल के मुताबिक अब मोहिनी अपनी कंपनी की इकलौती मालकिन थी।
सारे शेयर्स उसके नाम हो चुके थे। लेकिन ये खुशी मोहिनी के चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से उसे एक गहरी सोच ने घेर लिया। मोहिनी खुद से सवाल करने लगी कि क्या बिना मेहनत के मिली चीजों की उसे खुशी मनानी चाहिए या गम। इसके साथ उसे उपमन्यु की कही हुई बात याद आई कि उसकी कंपनी को बचाने के लिए अधीर ने नहीं बल्कि राजीव ने पैसे दिए थे। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजीव के पूरे बिजनेस की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। उसके बाद वो अगर मोहिनी को 100 करोड़ देकर कैसे अपना बिजनेस चला सकता है। इसका मतलब उपमन्यु की बात में कोई दम नहीं था। अब चाहे अधीर वो पैसे कहीं से भी लाया हो या फिर उसकी कोई लॉटरी लगी हो, पर वो पैसे अधीर नहीं दिए थे। मोहिनी इसी सोच में थी कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। जब उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसे पता चला कि अधीर का मैसेज है। जब मोहिनी ने मैसेज पढ़ा, अधीर मोहिनी से कल 11 बजे कोर्ट में आने के लिए पूछ रहा था। एक पल के लिए मोहिनी ने सोचा कि अधीर को हाँ कह दो और फोन रखते हुए मोहिनी ने एक अननोन नंबर को कॉल लगाकर कहा, मैं एक आदमी का फोटो भेज रही हूँ। मुझे जानना है कि उसने रिसेंटली कोई लॉटरी टिकट ली थी या फिर उसने कहीं गेम पर पैसा लगाया था। क्या यह जानकारी मुझे मिल सकती है? दूसरी तरफ से जवाब मिलते ही मोहिनी ने कहा, और हाँ, जो भी पता करना है शाम तक पता करके मुझे बता दो। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और अगले आधे घंटे में मोहिनी को एक और नोटिफिकेशन आया। मोहिनी ने जब मैसेज चेक किया तो देखा कि ये 1 सेकंड का वीडियो था जिसमें अधीर एक लॉटरी टिकट लेता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर मोहिनी ने फिर से उसी नंबर पर कॉल करके पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ इस नंबर पर जीतने में कितने ज्यादा फायदा होगा? फोन की दूसरी तरफ वाले आदमी ने कहा, लगभग 100 करोड़ के आसपास। अब तक मोहिनी ने अपने दिमाग को समझा दिया था कि शायद अधीर के पास ये पैसा वहीं से आया होगा और वो उपमन्यु का मन लेने के लिए उससे झूठ बोल रहा होगा। इसका मतलब अधीर ने अपना जीता हुआ सारा पैसा मोहिनी को ट्रांसफर कर दिया था। ये बात सोचकर मोहिनी का दिल बैठ गया। उस दिन मोहिनी ऑफिस से काफी लेट घर के लिए निकली थी और घर पर प्रमिला उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही मोहिनी अंदर आई वैसे ही प्रमिला ने उसके हाथ में एक सफेद रंग का डब्बा देते हुए कहा, ये तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया है और कल कोर्ट में आने के लिए कहा है। मोहिनी ने वो बॉक्स अपने हाथ में पकड़ा और अपने कमरे में जाकर बॉक्स को साइड टेबल पर रख दिया। उसे उस बॉक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात भर मोहिनी ने अपने कमरे को गौर से देखा। 3 साल तक उस कमरे में अधीर के साथ रही और हर रात उसने भगवान से एक ही विनती की थी कि एक दिन ऐसा आए कि उसकी आंख खुलते ही अधीर उसके सामने से गायब हो जाए। और जिस दिन अधीर उसके घर से गया था उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। ये सोचते सोचते मोहिनी को नींद आ गई। दूसरी तरफ ताज होटल के आलिशान रूम में अपनी ऑफिशियल आजादी से पहले अधीर नताशा के साथ बैठकर रात सेलिब्रेट कर रहा था। तभी नताशा ने कहा, ये जो 3 सालों का गम तुम मुझे बता रहे हो, ये आने वाले तूफान के सामने कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम अग्रवाल ग्रुप के CEO बनोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली फाइट किसके साथ है। साथ ही तुम्हें ये भी पता चलेगा कि रियल दुनिया के चेहरे बहुत अलग हैं। अब तक तो तुम्हारे पास आने के बारे में घर पर किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा उस स्पेशल पार्टी वाले दिन तुम लोगों का प्यार देखना और फिर उसके बाद उसकी जालसाजियां भी। इतनी बातें सुनने के बाद अधीर को अजीब लगने लगा और उसने नताशा से पूछा, ऐसी एक बात तो मेरे मन में खटक रही है। दादाजी ने मुझे कभी नहीं कहा था कि मैं वापस आने के बाद कंपनी का CEO बनूंगा। आखिर अचानक ये फैसला क्यों हुआ है और दादाजी कहाँ हैं? वो अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? नताशा कहती है, तुम्हारी सारी बातों का जवाब तुम्हें बहुत जल्द ही मिल जाएगा। इस वक्त इस फीलिंग को कंट्रोल करके बैठो और आने वाले कल का इंतजार करो। एक बार डिवोर्स हो जाए तो तुम कंपनी के CEO बन जाओ और तुम्हें बाकी की चीज खुद पता चल जाएगी। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना कहकर नताशा ने अपनी वाइन का ग्लास नीचे रखा और अधीर को गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। अधीर ने इन 3 सालों के बाद एक आजाद और खुशनुमा जिंदगी को जीने का सपना बनाया, लेकिन आज नताशा की बातों ने उसे डरा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस जिंदगी का वो सपना देख रहा था वो जिंदगी सचमुच हकीकत में है या फिर नहीं। कुछ देर और ड्रिंक करने के बाद अधीर अपनी कुर्सी पर ही लेट गया। सुबह सूरज की तेज किरण जब उसकी आंखों में पड़ी, उसने झटके से उठकर घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे और अधीर को 11 बजे कोर्ट पहुंचना था। अधीर उठकर तैयार हुआ और कोर्ट के लिए निकला। ताज होटल से फैमिली कोर्ट का डिस्टेंस 9 से 10 किलोमीटर के बीच का था। वैसे ट्रैफिक न होने पर अधीर आधे घंटे में वहां पहुंच सकता था। दूसरी तरफ मोहिनी भी आज ऑफिस में जाकर सीधा कोर्ट के लिए निकली, लेकिन जैसे जैसे उसकी कार आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका डिसीजन सही है या गलत। अगर उसने इतने दिन किसी जानवर के साथ भी बिताए होते तो शायद उससे भी लगाव हो जाता। फिर भी अधीर तो एक इंसान था।
वो बात अलग थी कि उसके रहते हुए मोहिनी को इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। जब अधीर फैमिली कोर्ट पहुंचा तब मोहिनी पहले से गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। आज पहली बार मोहिनी ने मुस्कुराते हुए अधीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अधीर हमेशा से जानता था कि मोहिनी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन घर के पचड़ों और बिजनेस की जिम्मेदारी में वो लत सी गई थी। अगर अधीर के सपने कुछ और नहीं होते तो शायद वो भी मोहिनी को अपना दिल दे चुका होता। ये सोचते हुए और दिल में मोहिनी से कहा, चलो आखिर पड़ाव पार करें। क्या मोहिनी अधीर के पैसों का सच पूछेगी? क्या डिवोर्स कर दोनों अलग हो जाएंगे? क्या नताशा की कही हुई बात सच निकलेगी? अधीर के सीईओ बनने के बाद क्या होगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिल की धड़कन पॉकेट एफएम पर। मोहिनी ने अपनी हामी भरी और दोनों ने अपने कदम फैमिली कोर्ट के मेन दरवाजे के अंदर रखे। जब वो दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे तब उनके बीच में एक अजीब सा सन्नाटा था। दोनों ने बीते पिछले 3 साल एक साथ गुजारे थे। ये सोचते ही जब उन्होंने सामने देखा कि वहाँ सिर्फ रिश्ता तोड़ने वाले ही नहीं बल्कि रिश्ता जोड़ने वाले भी मौजूद थे। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उस चहल पहल को देखकर उन दोनों को अपनी शादी वाला दिन याद आ गया। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था। उनमें से कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कुछ ढोल नगाड़े पकड़े दूल्हा दुल्हन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि जैसे ही शादी संपन्न होगी वैसे ही ढोल नगाड़े बजाते हुए दूल्हा दुल्हन को वहां से ले जाएंगे। ये सब देखते हुए मोहिनी के लिए एक एक कदम आगे बढ़ना आज मुश्किल सा हो रहा था। आखिरकार दोनों साइन करने के लिए टेबल की एक तरफ बैठ गए। तभी उनके कानों में आवाज आई, डिवोर्स लेने का कारण क्या है? क्या ये तुम्हें मारता पीटता है? ये सवाल मोहिनी के लिए किया गया था। मोहिनी ने नाम में सर हिलाया। तभी दूसरा सवाल पूछते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा, क्या इसने दहेज की डिमांड की? ये सवाल सुनते ही अधीर को हंसी आ गई, लेकिन उस जगह के माहौल को देखकर वो अपना मुंह बंद करके बैठ गया। साथ ही मोहिनी भी चुप थी। मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक बार और सवाल दोहराए जाने पर उसने फिर से नाम में सर हिला दिया। इस वक्त जिस तरह की भावनाएं उन दोनों के मन में उठ रही थी, उस हिसाब से मैजिस्ट्रेट को भी समझ आ गया था कि वो दोनों एक दूसरे से बेवजह अलग हो रहे थे। लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल पूछते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा, फिर एक दूसरे से अलग होने की वजह क्या है? इसका जवाब ना तो इस वक्त मोहिनी के पास था और ना ही अधीर के पास। कोई जवाब न मिलने पर मैजिस्ट्रेट ने उनके पीछे लोगों को देखा और वहाँ एक लंबी लाइन थी, इसीलिए वो उन दोनों पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तभी मैजिस्ट्रेट ने कहा, इस पेपर पर साइन कर दीजिए। आखिरकार दोनों ने एक आखिरी बार पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अधीर ने पहले पेन अपने हाथ में लिया और पेपर पर साइन कर दिए। जब मोहिनी की बारी आई तो उसे चारों तरफ सन्नाटा सा नजर आने लगा। उसने सोचा नहीं था कि वो इस पेपर पर साइन करते हुए ऐसा महसूस करेगी, लेकिन ये आखिरी कदम उसे उठाना ही था। इसीलिए उसने पेन उठाया और सिग्नेचर करके आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। तभी उसके कानों में आवाज आई, चलो मोहिनी उठो। ये आवाज अधीर की थी। ऐसा लग रहा था मैजिस्ट्रेट के 2-3 बार कहने के बाद भी जब मोहिनी ने कुछ नहीं सुना, तब अधीर ने मोहिनी से ये शब्द कहे थे। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए उठ खड़ी हुई। अब भी उसके दिमाग में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कदम कैसे उठ रहे हैं। वैसे तो मोहिनी ने सुकून की उम्मीद की थी। तभी वो दरवाजे के पास आई और उसने खुले आसमान की तरफ देखकर ऊपर सर उठाया और एक लंबी सांस ली। फिर उसने अधीर की तरफ देखा। वो उसे वहां पर छोड़कर सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था। इससे पहले कि वो एग्जिट डोर की तरफ जाता, मोहिनी के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए और आगे उसकी चाल तेज हो गई और ये देखते ही देखते वो अधीर की बराबरी पर आ पहुंची। शुरुआत में अधीर ने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई थी। जब दोनों कुछ देर का सफर एक साथ तय कर चुके थे, तब अधीर ने देखा कि मोहिनी उसके ठीक बगल से चल रही थी। मोहिनी परेशान थी, लेकिन अधीर शांत था। हालांकि डिवोर्स देने से पहले उसके अंदर भी एक अजीब सी हलचल उठी थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि 3 साल के वनवास का आखिरकार अंत हुआ। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि जितनी जिल्लतें उसने अधीर को दी हैं, उसके बाद क्या अधीर उसे कभी माफ कर पाएगा। एक बार और उसकी आंखों के सामने अधीर का वो चेहरा घूमने लगा, जिसमें मासूमियत के साथ साथ कई सारे सवाल थे। अधीर ने अपने मुंह से कभी एक शब्द तक नहीं निकाला था और मोहिनी को समझ नहीं आया कि कब उसने अपना सारा गुस्सा अधीर पर उड़ेल दिया था। शादी की वो पहली रात जब वो दोनों घर आए थे, उस दिन बाकी शादियों की तरह सेज नहीं सजी थी। बस कमरे में एक सिंगल बेड रखा था और एक सोफा था।
घर वाले भी उन दोनों को नहीं देखना चाहते थे और मोहिनी की बात करें तो वो इतने गुस्से में थी कि अगर उस दिन उसके हाथ में कोई धारदार चीज होती तो वो अपना गुस्सा उड़ेल अधीर का कत्ल कर चुकी होती। बड़े गुस्से से उस दिन मोहिनी ने तकिया उठाकर अधीर की तरफ फेंका था और उससे कहा था, तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मैंने तुमसे शादी के लिए मना करने को कहा था, फिर भी तुमने हाँ क्यों किया? अधीर को अपनी शादी करने की वजह अच्छी तरह से पता थी, लेकिन उसका ढिंढोरा पीटकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। वो तो मान ही चुका था कि वो एक बड़े वनवास का हिस्सा बन गया है, इसीलिए उसने वही तकिया उठाया और जमीन पर रखकर लेट गया। उस दिन के बाद इन 3 सालों तक अधीर की जिंदगी वैसी ही चलती रही। दिन बदलते रहे, बिस्तर पर चादर बदल रही थी, शरीर पर कपड़े बदल रहे थे, लेकिन अधीर के मुंह से निकलने वाले शब्द और लोगों के ताने वैसे के वैसे ही थे। बस आज फर्क इतना था कि जो बातें हर रोज अधीर अपने लिए सोचा करता था, वो बातें आज उसके लिए मोहिनी सोच रही थी। रास्ते के 2 अलग अलग किनारों पर चलते हुए, इससे पहले कि अधीर एग्जिट डोर क्रॉस कर लेता, मोहिनी ने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? मोहिनी की आवाज सुनते ही अधीर के कदम रुक गए। उसने नजर उठाकर मोहिनी की तरफ देखा। वो एक सवाल का क्या जवाब दे सकता था, ये भी उसे उस वक्त पता नहीं था। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, हम दोनों एक नाम के रिश्ते में बंधे हुए थे। वो रिश्ता हमें कहीं नहीं लेकर जा सकता था। अब उसके बाद चाहे तुमने अपना गुस्सा निकाला हो या मैंने अपनी चुप्पी साधी हो, दोनों का मतलब एक ही था। इस नाते मैं तुमसे कह सकता हूँ कि खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहिनी, हम दोनों एक साथ रहने के लिए नहीं बने थे, बस किसी और की इच्छा को बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि मैं उस रिश्ते की वजह बन गया हूँ, इसीलिए तुमने मुझे कोसना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे वजह पता थी, इसीलिए बेवजह तुम पर कभी शब्दों के बाढ़ नहीं चलाए। देखो, मैं इन 3 सालों में क्या था, क्या हुआ और किसने मुझे क्या कहा, ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी याद ऐसी नहीं है जिसे मैं अपने दिल पर रखूं और मुझे सुकून मिले। और तुमसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अपनी जिंदगी में खुश रहो और लोगों को खुद पर हावी मत होने दो। मोहिनी को समझ नहीं आया कि अधीर किन लोगों की बात कर रहा है। हालांकि समय मिलते ही एक बार उसने मोहिनी को समझाया था कि राजीव उसके लिए ठीक नहीं है। वो राजीव की बात कर रहा था या फिर वो उसके घर वालों की बात कर रहा था। इससे पहले मोहिनी ये सवाल पूछती, अधीर वहां से जा चुका था। तभी मोहिनी ने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। दरअसल उसका फोन काफी समय से वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन आज पहली बार अधीर के साथ उसकी कोई गहरी बात चल रही थी, जिन्हें वो मन भर कर सुनना चाहती थी। इसीलिए उसने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ पहली बार अधीर की आंखों में मोहिनी का शर्मिंदगी भरा चेहरा घूमने लगा। वो कुछ मीटर की दूरी तक चला, तब उसके फोन की घंटी बजी। उसने जब फोन अपनी जेब से निकाला तो देखा कि ये प्रमिला का फोन है। अधीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और सोचा कि अब उसकी जिंदगी प्रमिला की मोहताज नहीं है, लेकिन इससे पहले वो अपने ख्यालों में खुद को याद दिलाता कि वो कौन है, तभी एक नोटिफिकेशन टोन आया। जब अधीर ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो ये प्रमिला का मैसेज था, जहां उसने एक लोकेशन का कोऑर्डिनेटर भेजते हुए इनविटेशन कार्ड भेजा था। दिन का सूरज ठीक आसमान के बीचों बीच था, लेकिन कोहरे ने सारे उजाले को ढक दिया था। तभी उस मैसेज को भी नजरअंदाज करते हुए अधीर ने ड्राइवर को फोन लगाया और कार लाने के लिए कहा। इतने में एक रोल्स रॉयल्स एग्जिट डोर के बाहर आकर खड़ी हो गई और ड्राइवर ने जल्दी से अपनी जगह से उठकर पीछे का दरवाजा खोला और अधीर जाकर उस कार में बैठ गया। उस वक्त आसपास खड़े लोग हैरानी से उस रोल्स रॉयल्स को देख रहे थे। हालांकि कोर्ट में आने के कारण अधीर सामान्य कपड़ों में ही था, इसीलिए उसकी पर्सनालिटी का असली रूप लोगों से छुपा हुआ था। दूसरी तरफ मोहिनी भी गेट की दूसरी छोर से लोगों का जमावड़ा देख पा रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो लोग किस वजह से वहाँ पर जमा हुए हैं। अभी अभी मोहिनी ने अपनी माँ का फोन डिस्कनेक्ट किया था। दरअसल उसकी माँ ने उसे बताया था कि डिवोर्स होने की खुशी में उसने बिग बनाना पार्टी हॉल में पार्टी रखी है। मोहिनी की बात करें तो उसने मन भर कर लोगों को अभी तक ये भी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। फिर वो लोगों को डिवोर्स की खबर कैसे दे सकती थी? साथ ही उसे ये भी जानकारी नहीं थी कि उसकी माँ ने इस डिवोर्स पार्टी में किस किस को बुलाया था। तभी मोहिनी ने कार की चाबी निकाली और पार्किंग लॉट की तरफ चली गई। दूसरी तरफ प्रमिला और उपमन्यु इतने खुश थे जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। प्रमिला ने आज अपने कमरे से राजीव का दिया हुआ हार भी निकाला और उपमन्यु को दिखाते हुए कहा, आज मैं यह हार पहनकर लोगों को बताऊंगी कि मेरी बेटी का डिवोर्स नहीं हुआ है, बल्कि मेरा फेवरेट दामाद मिलने वाला है। प्रमोद अपनी बीवी की इन बातों को सुन रहा था। उसने तुरंत अपनी बेटी को फोन लगाया। उस वक्त मोहिनी ड्राइव कर रही थी
अपने पापा का फोन देखते ही उसने कॉल अटेंड किया और हेलो कहा। उसकी आवाज भारी लग रही थी। तभी प्रमोद समझ गया कि अब उसकी बेटी अधीर से अलग हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रमोद ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, कभी कभी जिंदगी बेवजह महसूस होती है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि वो बेवजह की चीजें कब हमारी वजह बन जाती हैं। मैं जानता हूँ तू भी ऐसी ही बात से परेशान है। मैं तेरा भाव तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अभी जिंदगी के रास्ते बहुत बड़े हैं। फिर से मिलना होगा, टकराना होगा, फिर क्या पता कौन सा नया मोड़ आए और तुम्हें खुशी दे जाए। मुस्कुराहट आएगी, इसी उम्मीद में चलो और आगे बढ़ते रहो। उस बात की खुशी मनाओ जो तुम्हारे पास है, उस बात के गम को भूल जाओ जो तुमसे दूर हुआ, क्योंकि कभी कभी पास आने के लिए दूरियां भी जरूरी होती हैं। प्रमोद ने ये बात काफी शायराना अंदाज में कही थी और मोहिनी को हमेशा से अपने पापा की लिखी हुई शायरियां बहुत पसंद थी। बचपन में यही शायरियां उसके लिए लोरी बना करती थी। अब उसके लिए उम्मीद बन चुकी थी। आज का दिन मोहिनी के लिए ही नहीं बल्कि अधीर के लिए भी अलग था। हालांकि अधीर को मोहिनी से प्यार तो नहीं हुआ था, लेकिन आदत जरूर बन गई थी। उसने कल रात नताशा के साथ बैठकर मोहिनी के अलग होने की खुशी मनाई थी, पर आज उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। कोई इंसान चिल्लाते चीखते भी तुम्हें कैसे पसंद आ सकता है, यही सवाल अधीर अपने आप से पूछ रहा था। तभी अपने फोन को हाथ में लिया उसने और प्रमिला के भेजे हुए इनविटेशन कार्ड को गौर से देखा। उस कार्ड को देखते हुए अधीर हंस पड़ा। एक बात तो साफ थी कि मोहिनी और अधीर की जिंदगी का फैसला उन दोनों ने खुद नहीं लिया था, बल्कि उन पर थोपा गया था। शायद यही एक वजह थी कि कभी भी अधीर को मोहिनी पर गुस्सा नहीं आया, और यही एक वजह थी कि जिस कारण इतने सुकून के साथ अधीर मोहिनी से गुड बाय कह सका। क्या अधीर प्रमिला की पार्टी में जाएगा? क्या पार्टी का मकसद सिर्फ डिवोर्स अनाउंस करना था या कुछ और भी? प्रमिला ने पार्टी में किन किन लोगों को इनवाइट किया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर।